पा रहे हैं ना वो लोग। उनकी क्लासेस तो जुलाई से स्टार्ट होगी ना, तो मैम अभी तो नहीं, अवंती वाली क्लासेस चल रही है तो ना। मैम 3 घंटे ही तो क्लास देर लेने की होती है, होती है। हमें तो स्कूल भी जाना होता है, काम भी करना होता है स्कूल का। स्कूल तो में काम कल नहीं ये है कि हम लोग थोड़ा घूमने के लिए चले जाएंगे कहीं पे, 1 वीक के लिए, कितने दिन के लिए, क्लासेस की वजह से नहीं जा पा रहे वो कहीं। छुट्टियां नहीं चाहिए उनको, घूमने जाना है। बोलते मैम फिर 12th में नहीं जा पाएंगे, और जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ना मैम, पक्का हम कभी नहीं जाएंगे, फिर सिलेक्शन कराने के बाद ही जाएंगे फिर घूमने। बस इस बार दे दो हम लोगों को वेकेशन। क्या बात है। मैम ऐसे तो मैं 4-5 साल हो गए घर से कहीं नहीं गई। ये बोलता है बच्चे, मैम बस 1 हफ्ते और 2 हफ्ते का वेकेशन दे दो, हम लोग फिर अभी तो जा सकते हैं, फिर हमारे स्कूल मैम थोड़ा बोले सर पे मत चढ़ाओ, फिर सर्दियाँ आएंगी ना तो कहेंगे सर्दियों की भी छुट्टी दे दो। फिलहाल मैम तो मुझे है, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए होगी नवंबर के करीब। बहुत दूर है नवंबर, तो अभी तभी सोचेंगे। तो चलो मैम मेरे को कहीं बाहर जाना होगा ना, कोई बात नहीं, स्कूल की तरफ से मैम टूर आया है, मतलब कि 12th क्लास का। नवंबर का अभी से आ गया है। भाई मैम मुझे वो बुला लो यार, है मैम। मैं भी हूँ भाई, मेरे को भी देख ले थोड़ा सा, हमारे स्कूल वाले नहीं ले जा रहे ना। मैम सर बता रहे थे या तो गोवा लेके जाएंगे या यार फिर मनाली लेके जाएंगे। भाई मेरे को भी ले चलो। भाई इधर भी आ जाइए थोड़ा सा। मुझे भी मैम हमारे स्कूल में कहीं भी नहीं ले जाते। भाई थोड़ा इधर भी देख लियो, बस बाकी सब ठीक है। बोल देना दिल्ली का, और 8th क्लास में गए थे पिकनिक, उसके बाद तो नसीब ही नहीं है। निगम निगम भाई थोड़ा हमें भी बोल दियो अपने सर से। 25 स्टूडेंट का टूर आया है, वो 11 12 देखेंगे किन किन को ले जाएंगे। तो हमारे स्कूल एनएसएस वाले बच्चों का है ना। मैम हमारे में तो एनएसएस है ही नहीं। इस क्या है ये? नेशनल सर्विस स्कीम है मैम। मैम इसको सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे मैम एनसीसी होता है ना, और एनएसएस। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का होता है या इसके लिए कुछ एंट्रेंस वगैरह दिया होता है आपने? गवर्नमेंट का होता है। मैम गवर्नमेंट का होता है ये, बस ना एनुअल फंक्शन पे हमको लगा देते हैं, ड्रेस पहना के गार्ड की ड्यूटी करो, बस ये सिस्टम है। मैम हमारे स्कूल में पर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हम पूछने गए ना तो मैम कह रही है तुम पहले अपना सब्जेक्ट ही पढ़ लो फिर फालतू के काम करना। सही बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। चलो फिर स्टार्ट मैम कर इस ले। बार मैम इस बार तो 9th क्लास वाले बच्चों को तो गुजरात ले गए थे। भाई तो अच्छा है, तुम्हारे अपने स्कूल का नाम। भाई कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तू भाई? निगम भाई तो आनंद विहार वाले में, हमें तो नहीं ले जाते, मैं भी उसी में हूँ। भाई इधर भी नहीं देख इस ले बार यार, वही से थोड़ा सा इधर भी रहना कर दे। कोई नहीं, हम नीट क्लियर कर लेंगे तो हम खुद ही चल जाएंगे घूमने। बेटा नीट क्लियर करके कैसे जाओगे? नीट क्लियर करके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद एमबीबीएस में तो कहीं जाते ही नहीं। मतलब मैम नीट कोई बात नहीं, मैम हम नीट सो का लेंगे। एग्जाम देके। नीट का एग्जाम देके, जैसे जून में एग्जाम हो गया, मई में एग्जाम हो जाता है, उसके बाद 2-3 महीने मिलता है उसमें। बट उसमें बच्चों का स्ट्रेस में निकल जाता है, पहले 1 महीना तो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि रिजल्ट की टेंशन होती है। फिर रिजल्ट में मार्क्स कम आ जाए, जिन बच्चों के मार्क्स सेफ स्कोर रहता है वो तो टेंशन फ्री घूमता है, लेकिन जिनको ये रहता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो बच्चे नहीं जा पाते कहीं भी। बहुत दुख है डन। मुझे जिंदगी में। मैम मैं तो कहीं घूमी ही नहीं हूँ फिर ऐसे तो। बेटा यही होता है, कहीं नहीं जाना हो पाता है किसी का भी। इवन मेरे को खुद भी बहुत साल हो चुके हैं कहीं घूमने गए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी मास्टर्स तक फिनिश हो रखी है, फिर भी नहीं जा पाते हैं। मैम 1 हफ्ते मिलेंगे, फिर आप भी घूम के आ जाना। 1 हफ्ता? मैम हम बेटा अगर सो जाएंगे। 12 जून से पहले मिला तो नहीं जा पाएंगे, 12 जून के बाद वो तो जा सकता है, क्योंकि एम्स नर्सिंग वालों की क्लासेस चल रही है ना अभी। नर्सिंग वाले एंड नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल भी है फिर 24 जून को। वो हो जाएगा तो पैरामेडिकल वाले रह जाएंगे फिर। पढ़े हम? यस यस मैम। देखो,
तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहीं तक कराया था ना मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, ह्यूमन जीनोम से स्टार्ट करना था। यस यस मैम। यस मैम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसको हम बोलते हैं आपका मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कितने साल तक चला था आपका? 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में फिनिश हुआ था। कितने इयर्स तक चला? 13 साल। 13 साल। तो इसलिए बोला जाता है कि 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट हम इसको बोलते हैं। 13 इयर्स का एक ऐसा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, सिंपली लैंग्वेज में समझेंगे, कुछ नहीं करना है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए, यस उस डीएनए से ही क्रोमेटिक मटेरियल बना है, उसी डीएनए से क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ठीक है, तो हमें सिर्फ उस डीएनए को समझना है। मॉर्फोलॉजी हम उसकी पढ़ चुके हैं डीएनए की, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में भी आपने देखा होगा, पहले हम प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, फिर उसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं। हमने डीएनए की मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया कि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अब हम उसकी एनाटॉमी देखेंगे कि एग्जैक्टली जो डीएनए है उसके अंदर टोटल कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं उन बेस पेयर्स हैं इतने, काउंट पता चल गया सपोज मेरे को, वो बेस पेयर्स का सीक्वेंस कैसा कैसा है, कितने एडेनिन होंगे, कितने थाइमिन होंगे, रिपीटिशन बहुत ज्यादा तो नहीं है एडेनिन एडेनिन का, थाइमिन थाइमिन का रिपीटिशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, वो एग्जैक्टली जो सीक्वेंस होगी, कोडोन्स की जो सीक्वेंस होगी वो किस टाइप की होगी। क्रोमोसोम अगर बन रहा है तो क्रोमोसोम टोटल हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता है। हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में क्रोमोसोम मैपिंग टॉपिक पढ़ा है। क्रोमोसोम मैपिंग में हम क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की लोकेशन बता देते कि इस स्पेसिफिक पोजीशन पे यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, उसी से फिर हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लिंकेज पता चल जाता था। एग्जैक्टली अब हमें ये पता करना है कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर किस टाइप का जीन प्रेजेंट है, वो जीन काम क्या करता है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, पूरे डीएनए की एनाटॉमी पता करनी है। अब ये डीएनए की एनाटॉमी हम क्यों पता करना चाहते हैं, इसका रीजन कौन बताएगा? Why do we want to? इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलेगा तभी हमें बॉडी के बिहेवियर को भी हम पता लगा सकते हैं ना, कि कोई चीज कैसे एक्ट कर रही है हमारी बॉडी पे, डिफरेंट चीज का क्या करता है हमारे कोई और मैम ये जानने के डिसऑर्डर्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं। यस मैम। मैम 11th में जैसे मैम फ्रॉग का पढ़ा था, एनाटॉमी पढ़ा था, वैसे डीएनए का भी पढ़ेंगे, मतलब देखने के लिए सिग्निफिकेंस क्या मैम है। मतलब ये जानेंगे अगर मैम कोई स्पेसिफिक जीन है, अगर उसमें कोई मैम दिक्कत होती है तो मैम वो पता चल जाएगी हमें इसकी वजह से। एग्जैक्टली कि भाई सपोज करते हैं कि आज के टाइम में सोचते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ जिसको कुछ ऐसा डिफेक्ट था जिसकी बॉडी के अंदर, सपोज उसके 3 आईज थी, ठीक है। अब आज तक ऐसा कोई इंडिविजुअल सुना है आपने जिसकी 3 आईज हो? ऐसा कोई इंडिविजुअल बॉर्न हो गया तो सभी साइंटिस्ट लोग क्या सोचेंगे, उसके पीछे का रीजन पता करेंगे ना, कि भाई ये 3 आईज किस चीज से, किस वजह से डेवलप हुई होंगी इसके अंदर। तो डेवलप होंगी, मतलब क्यों डेवलप हुई होंगी, उसका रीजन कैसे पता करेंगे, अगर उनको तब ये पता होगा कि उसकी एग्जैक्टली मतलब ह्यूमंस की बॉडी के अंदर किस किस टाइप की चीजें प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या चीजें किस किस चीज को कंट्रोल करती है। तो अगर सपोज आप लोगों को एक ऐसा केस दे दिया जाए कि एक बेबी है जिसकी 3 आईज है, आपको उसका रीजन पता करना है, साइंटिफिकली उस चीज को प्रूफ करना है कि किस वजह से हुआ, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेगा वहां पे? मैम उसके जेनेटिक मटेरियल्स को देखना। मैम पहले उसकी जीन्स, मैम वो डीएनए निकालेंगे, डीएनए से उसके जीन्स पता करेंगे। यस मैम। सपोज करते हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज पहले ही मेहनत करके रख ली है, मतलब पूरा का पूरा डेटा कंप्यूटर में फिक्स करके रख लिया है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से क्रोमोसोम नंबर 6 है जिसके ऊपर जीन प्रेजेंट है जो हमारी आईज को कंट्रोल कर रहा है।
ये हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, तो मनीषा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज को सर्च करने में। वो डायरेक्टली जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने डेटा बनाया हुआ है उस पे जाएगी, क्रोमोसोम नंबर 6 का ही डेटा पिक करेगी, उसमें चेक करेगी कि उसमें जीन तो है जो आइज को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो जो हमारी 3 आइज वाला बेबी है उसके जेनेटिक मटेरियल में से उसका क्रोमोसोम नंबर 6 उसके सीक्वेंस को चेक करेगी, दोनों को मैच करके देखेगी कि सपोज नॉर्मल वाले में AAA सीक्वेंस है और डिफेक्टेड वाले में क्या हो गया, AAC या AAG कुछ भी चीज आ गया है, तो मैं डिफेक्ट सिर्फ तब पता लगा सकती हूँ ना जब मेरे को नॉर्मल पता होगा कि भाई नॉर्मल ये होता है और डिफेक्टेड ये हो रखा है। फिर उसी को हम अपने रिकॉर्ड्स में ऐड कर लेंगे। बाय चांस इन द फ्यूचर फिर से हमारे पास कोई 3 आई वाला बेबी बॉर्न हुआ तो हम डायरेक्टली उसको बता सकते हैं कि उसके अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। समझ आ रहा है सबको ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्यों इतनी ज्यादा मेहनत किया गया? यस मैम। चलो फिर देखो, अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर से 3 × 10⁹ बेस पेयर है ना। और अगर मैं एक बेस पेयर की कॉस्ट चार्ज करूं तो कितनी है? यूएस की $3 $1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? 85 rupees. 75 82 करंट, अभी 82 चल रहा है, ठीक है। तो 82 रुपीज। अब जरा मेरे को एक बार कॉस्ट फाइंड करके बताना टोटल पूरे बेस पे इंडियन करेंसी में बताना। लेट्स सी किसका अकाउंट कितना अच्छा है। 10⁹ into 3 738 into 10⁹9. अच्छा इसको 3 की जगह पे 82 लिख दिया, यही तो किया होगा ना मैम 738 738 into 10⁹9. 246 46 into 10⁹9. भाई ये कैसे निकाल रहे हो आप लोग? वन बेस पेयर, एक बेस पेयर का चार्ज है 82 रुपीज। नहीं नहीं 82 नहीं, पर देंगे 3 है ना, 82 into 3 है तो 246 आएगा। क्या है? 1 बेस पेयर इज इक्वल्स टू 3 2 6 8 3 जा 20। टोटल कितने हैं? 738 into 10⁹9. हम 738 into 10⁹9 यही तो बोल रहे थे। मैं यही बोला था मैं। सही है। इसको ये कितना करोड़ में जाएगा? बहुत आ जाएगा, बहुत आ। Yes. बता सकते हैं कोई कितना होगा ये एग्जैक्ट? आता है किसी को इतना काउंटिंग? 1 मिनट मैम 73 मिलियन ऐसा। मैम ये तो करोड़ से जा रहा है। मैम ये तो से भी ज्यादा जा रहा है। मैम इसका 7 बिलियन 38 मिलियन, ये 7 बिलियन 38 मिलियन। बहुत ज्यादा। 7 बिलियन। अब खुद देखो भाई इतना ज्यादा मेरे को पे करना पड़ रहा है। मैम इसमें 7 खरब 38 अरब होगा। तो इतना पे करना पड़ रहा है तो इसका मतलब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगी? अलग अलग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा अलग अलग कंट्री को। इंडिया के पास तो भाई इतने पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे सिर्फ डीएनए को पता करने पे लगा पाए। और ये भी नहीं कि भाई आज यूज कर लिया कल वेस्ट है, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए स्टडी किया गया है। देखो अब आगे क्या कहता है ये हमेशा याद रहेगा ना कि एक बेस पे $3 यस कितना बोल रहे हैं? 9 बिलियन तो US डॉलर्स में, और उसको मल्टीप्लाई बाय 82 कर दो
अब ये बोलते कि चलो भाई हम लोगों ने पैसे तो अरेंज कर लिए कहीं ना कहीं से, लेकिन अब इस डेटा को कैसे स्टोर करें हम लोग? डेटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। उसके लिए हम इन्होंने बोला, हमको एक आइडिया दिया कि भाई देखो इतने पैसों का आइडिया हमने दे दिया, अब डेटा स्टोर करने के लिए भी हम तुमको आइडिया दे देते हैं कि अगर हम ले इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 1000, मतलब सिंपली मेरे पास 3300 बुक्स मेरे को चाहिएंगी, 3300 बुक्स। हर एक बुक के अंदर अगर 100 पेजेस हैं और हर एक पेज पे, सॉरी 100 नहीं 1000, हर एक पेज पे कितने लेटर्स होंगे? 1000 इतना डेटा मेरे को चाहिएगा डीएनए के हर एक बेस पेयर की सीक्वेंस को लिखने में, ठीक है? क्योंकि आप खुद देखो भाई डीएनए की सीक्वेंस पूरा ए ट्रिपल ये सीक्वेंस ऐसे, ये 3 × 10⁹ सीक्वेंस है। पहले इन सीक्वेंस को लिखेंगे कैसी है सीक्वेंस ये, फिर इन सीक्वेंस को देखेंगे कि ये सीक्वेंस कर क्या रही है, कौन कौन से क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, कौन कौन सा जीन है, वो जीन का फंक्शन क्या है। तो डेटा बहुत सारा है हमारे पास। यस मैम। अब इस डेटा को हम स्टोर कैसे रखें? इस डेटा को स्टोर रखने के लिए हम लोगों ने एक टेक्निक बनाया जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम सारी डेटा को वैलिडेट कराते हैं, मतलब कंप्यूटेशनल डिवाइसेस बना दिया। जैसे कंप्यूटर्स होता है ना, इसी सेम वे में उन्होंने कुछ डिवाइसेस बना दिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके अंदर टाइप करो क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5 के सारे जीन्स आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। उन जीन्स के अंदर प्रॉपर उनके फंक्शंस वगैरह सब कुछ लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, कितनी बुक्स चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, कितने लेटर्स होना चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक क्या होता है, टोटल $US हम लोगों को कितने लग रहे थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस पैराग्राफ से। फिर आता है कि भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे हमें मिलेगा क्या, हम लोग अचीव क्या करेंगे, क्या हमारे गोल्स हैं। तो हमारा सबसे पहला गोल ये है कि हमें ये कंसीडर करके चल रहा है कि मेरे पूरे डीएनए के अंदर अराउंड 20,000 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन यही से बनता है, टोटल ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट है। 20,000 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट है। हमें सभी जीन्स के बारे में पता करना है, क्योंकि हर एक जीन, भाई किसी भी एक जीन के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कोई एक नया डिसऑर्डर बन के आ जाएगा, फिर उस डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे ना ट्रीट। इसलिए हमें जीन्स के, सभी जीन्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर ये बोलता है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए। जो 3 बिलियन के अराउंड हमारे पास बेस पेयर्स प्रेजेंट है ना, उनकी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए कि कैसी सीक्वेंस है, कितने एडेनिन है, कितने थाइमिन है, किस टाइप का कोडॉन्स वो शो कर रहा है। फिर इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में हमको स्टोर करके रखना है, और उस ऐसे ऐसे टूल्स बनाने हैं जो टूल्स मेरे को हेल्प करे कि भाई मैंने डेटा तो लिख दिया लेकिन मेरे को रीड करना ही नहीं आता है, मेरे को पता ही नहीं है मैं उसको यूज कैसे करूंगी। तो मेरे को ऐसे टूल्स डेवलप कर रहा है जो मेरे को डेटा एनालिसिस में हेल्प करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। मतलब हम अपनी इन जो हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इन इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में, किसी दूसरे सेक्टर में मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, उसको कैसे किसी दूसरी इंडस्ट्रीज में मैं अपनी जो मैंने डेटा यूज किया है ना, मतलब जो आइडेंटिफाई किया है, उसकी हेल्प से अपनी इंडस्ट्री को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कोई दूसरा भी उसको यूज कर ले अच्छे से। या फिर इसकी हेल्प से ही हम लोगों ने एलाइसा, एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ये सबको एड्रेस करना था हम लोगों को। एलाइसा, सॉरी एलाइसा नहीं, ELSI है ये, ELSI, एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज जितने भी अराइज हुए थे प्रोजेक्ट से, उन सबको एड्रेस करना। टोटल प्रोजेक्ट कितने इयर्स का था? 13 ईयर का। 2003 में फिनिश हुआ था, 1990 में स्टार्ट होके। कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर थी? सबसे पहले हमारा US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ HGP का जो स्टार्टिंग का ईयर था, वहां पे आपका UK भी था, बिकम्स अ मेजर पार्टनर। एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन हमको जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज से भी मिला। एंड फिर हमारा प्रोजेक्ट 2003 में फिनिश हुआ। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज मतलब पता करना कि ये जो हम लोगों को DNA वेरिएशंस के अंदर नॉलेज मिल रही है, ये हमारा आगे जाके कैसा रिवोल्यूशन लेके आएगी, जिसमें हम लोग नई नई डिफेक्ट्स को, नई नई डिसीज को डायग्नोज मतलब पहचान पाएंगे
उनको ट्रीट कर पाएंगे एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिफेक्ट्स, जो नए नए डिफेक्ट्स आने वाले हैं, जो नई नई डिसीज आने वाली है, उनको हम प्रिवेंट भी कर पाएंगे। Disorders that affect human being. Beside providing clue to understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to an understanding of the natural capabilities and can be, देखो एक एक वर्ड समझो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। Beside providing clue to understanding human biology, मतलब ह्यूमन बायोलॉजी को तो इन लोगों ने स्टडी किया ही किया, उसके साथ साथ लर्निंग अबाउट, किसके बारे में स्टडी किया, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस, मतलब जो ह्यूमंस नहीं है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, ड्रोसोफिला, इनके भी जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने स्टडी किया। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, नॉन ह्यूमन को मत समझना किसी नॉन लिविंग, नॉन ह्यूमन मतलब ह्यूमंस नहीं है वो, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई हाउसफ्लाई, इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Can lead to an understanding of the natural capabilities that can be applied, जिनको हम applied कर सकते हैं towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production and environmental remediation। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन का पूरा मतलब आपको बायोटेक्नोलॉजी में समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा वो देखो। सपोज करता है मैंने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के डीएनए को स्टडी किया हुआ है, ठीक है। एक डिसीज होती है जिस डिसीज को हम बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर कंबाइंड, इस डिसीज के अंदर क्या होता है कि सपोज ये डिसीज किसी इंडिविजुअल को अगर हो जाए तो उसका पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर किसी की बॉडी के अंदर 0% इम्यून सिस्टम है, क्या वो कभी सरवाइव कर पाएगा? नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो SCID डिसीज यही है। ये डिसीज सबसे पहले 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को हुई थी। 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल को, जिसकी बॉडी के अंदर कोई इम्यून सिस्टम नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे आपको इसका रीजन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कुछ इसको पढ़ोगे आप लोग, इसका कुछ पार्ट आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। इसके अंदर होता क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम बनाने वाली सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो मैच्योर नहीं हो पाती है। उनको मैच्योर करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम बोलते हैं ADA एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। यस मैम। यस मैम। प्रोटीन किससे कोड होता है? डीएनए सीक्वेंस से। तो अब एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे कि सपोज करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक सीक्वेंस है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था। यहाँ पे सपोज AGA सीक्वेंस है। किसी नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर AGA है जो कि एडिनोसिन एंजाइम को बना रहा है, लेकिन क्या हुआ उसके अंदर 2 केसेस हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जीन, ये पूरा का पूरा कोडोन डिलीट हो गया, तब भी मेरे पास ये एंजाइम नहीं बनेगा, या फिर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तब भी एंजाइम नहीं बनेगा। यस मैम। तो मैं इसको बोल देती हूँ यहाँ पे अनहेल्दी जीन। अनहेल्दी जीन। अब एक चीज आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि वो 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी जो उसको जो डिसीज थी, उसको डिसीज थी कि भाई उसका इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप हो रहा था, इम्यून सिस्टम था ही नहीं उसकी बॉडी के अंदर। तो कैसे साइंटिस्ट लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया होगा कि भाई उसका कौन सा जीन के अंदर डिफेक्ट आया है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हमारे सामने ये आती है कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी तो 1990 में ही स्टार्ट हुआ था। यस मैम। यस मैम। और 1990 में ही ये पहला केस आया था। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था ना, उसी टाइम पे डिसीज आया था। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया ना, ये इस डिसीज को देख के स्टार्ट किया गया था। यस मैम तो इस इसको पता ही नहीं होगा कि ये डिसीज होगी, तो फिर ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया? जब स्टार्ट हुआ होगा तो क्योंकि पता नहीं लग पा रहा था ना, पता नहीं लग पा रहा था कि एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है। और इस वाले केस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी इसलिए था क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं था।
डायरेक्टली उसका ब्लड टेस्ट कराया गया, ब्लड टेस्ट के अंदर पता चल गया कि उसकी बॉडी के अंदर इस टाइप की सेल्स नहीं है। उससे हमें आइडिया लग गया कि इसके बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहा है। यहाँ पे इजी ये था, लेकिन ये था एक जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि वो लिम्फोसाइट्स का काउंट कम नहीं था उसकी बॉडी के अंदर, लिम्फोसाइट्स को मैच्योर कराने वाला एंजाइम की डेफिशिएंसी थी उसकी बॉडी में, एंजाइम डेफिशिएंट था। एंजाइम को कोड करेगा प्रोटीन, मतलब प्रोटीन है एंजाइम, और प्रोटीन के लिए कोई एमआरएनए सीक्वेंस, तो माना ये गया था कि एमआरएनए सीक्वेंस या तो डिलीट हुई होगी या फिर म्यूटेशन हुआ होगा। वहीं से पता लगा कि भाई हमें पूरा डीएनए पता होना चाहिए। अगर मेरे को सपोज 1990 तक, उससे पहले कोई साइंटिस्ट आते जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करा देते, उनसे हमारे पास पूरा डेटा होता, हम डायरेक्टली अपने डेटाबेस में जाके ये चीज चेक कर लेते कि कौन सा एंजाइम या कौन सी सीक्वेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में या उनके फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। तो डायरेक्टली मेरे को पता चल जाता कि भाई ये एजीए सीक्वेंस है, इस वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, डायरेक्टली पता चल जाता। हम इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर क्या कराते, वही जीन का थेरेपी करा देते। ठीक है, चलो अब एक चीज, एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम अगर इसकी बॉडी के अंदर ये था तो इसको सही कैसे कराया गया? यस मैम। क्यों नहीं हो भाई क्वेश्चन? देखो सिंपल, अभी जो चीज जो मैं लाइन आपको बता रही थी ना कि भाई ह्यूमंस का भी पढ़ा, नॉन ह्यूमंस का भी पढ़ा, तो नॉन ह्यूमन का पढ़ने के पीछे का रीजन ये था कि इसकी बॉडी के अंदर एक जीन की डेफिशिएंसी है, जीन नहीं है इसकी बॉडी के अंदर, तो मैं बाहर से जीन इसकी बॉडी के अंदर डलवाऊंगी, बाहर से जीन इसकी बॉडी के अंदर, और वो जीन लेके जाने का काम कौन करते हैं? रेट्रोवायरस। मैम फिर वो ह्यूमन सर्वाइव कर जाएगा? हाँ, ये जो 1990 में बोर्न हुई थी ना लड़की, आज भी है ये जिंदा। मम्मी जिंदा है? मैम कितने साल की? मैम तो प्रोजेक्ट तो स्टार्ट ही हुआ था, तो ये कैसे जिंदा रह गई? जिंदा है भाई, ये जिंदा है, क्योंकि बताया ना क्योंकि मैम उस टाइम तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ था, तो मैम रिसर्च करने में तो टाइम लगता है। रीजन बताया ना, रीजन क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर वो नहीं हो रहा था, लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे थे। पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा उसकी बॉडी के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स वगैरह सब प्रेजेंट थे, उस वजह से उसका इम्यून सिस्टम डेवलप कराया, फिर इसका जीन थेरेपी करा दिया गया, बट जिंदा है। गूगल पे सर्च करो, देखो गूगल पे सर्च करो, आपको इसका नाम बताती हूँ। इवन इसका ना एक यूट्यूब का इंटरव्यू भी है, यूट्यूब पे वीडियो है इसका इंटरव्यू में, जिसने अपना पूरा एक्सपीरियंस, मतलब 4 साल की थी ऑब्वियसली, इसको तो पता नहीं होगा, इसने अपने पेरेंट्स से जो सुना था वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया होगा। मैम अपना क्लास खत्म होने के बाद वो वीडियो दिखाना। यस मैम। वो भी सर्च करनी पड़ी, मैंने काफी टाइम पहले देखी थी। मैं मैम इसका नाम बताती हूँ देख के। मैम वो इंडियन थी? नहीं इंडियन नहीं थी, अशांति डी सिल्वा, अशांति डी सिल्वा, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी ये। अशांति मैम, ये आप पहले आते हैं अशांति। हाँ अशांति, ए शांति अशांति। मैम क्या पता लगा पर मैम क्या पता कुछ और बोलते हो सर। मैं एक बार फिर से नाम बोलना। अशांति, शांति है। शांति डी सिल्वा। यस मैम यही है। तो उसकी फोटोज भी आ रही हैं। Born with a, इसमें लिखा हुआ है on September 14, 1990, researchers at the US National Institute of Health performed the first approved gene therapy procedure on 4-year-old girl Shanti D. Silva, born with a rare genetic disease called SCID, severe combined immunodeficiency syndrome. And YouTube पे भी आपको मिल जाएगा। मैम मतलब वो बीमार होने से बुक में आ गई, बताओ हम भी बीमार हो जाते हैं। नहीं भाई नहीं। बेटा ये पता है ना, उसके अंदर पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था कि ना उसको जीन थेरेपी एक टाइम टू टाइम लेना पड़ रहा था, क्योंकि ये जो डिसीज होती है ना नॉन क्यूरेबल होती है। ये नहीं कि भाई हमने इसका जीन थेरेपी करा दिया तो सही हो गई, ये पूरी लाइफ, अब 33 इयर्स की हो गई तो अब तक सफर कर रही है वो,
मैम तो फिर मैम उसके आगे वाली जनरेशन को भी ये हो सकता है मैम। होगा ही हाँ, मैम, जब boy में होगा जेनेटिक फिर तो। डिसऑर्डर है तो। देखो चेक करना, यूट्यूब पे है, उसकी सारी स्टोरीज हैं, स्टोरी 1 स्टोरी 2 करके स्टोरी 3 सब यस बताया हुआ मैम, है। बहुत सारी आई है। यस मैम है। देखना उसको बैठ के आप लोग, ठीक है। यस मैम। मैम चलो आ गया। तो ये नॉन ह्यूमन के बारे में क्यों हमने पता किया, क्योंकि हम लोग नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। कैसे करते हैं, किस किस का करते हैं, वो पूरा बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को पता चलेगा। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, फ्री लिविंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दिस इज नॉन एज किनोर, हेपेटाइटिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला, और आपका प्लांट जैसे कि राइस हो गया, एरेबिडोप्सिस हो गया, इन सब के ऊपर नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म से जिनके ऊपर भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वर्क किया गया था। डन। फिर देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना था इसके अंदर क्या क्या मेथडोलॉजीज इन लोगों ने अप्लाई किया। द मेथड इन्वॉल्व 2 मेजर अप्रोच, 2 अप्रोच उन्होंने लगाए। पहला अप्रोच क्या था, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स that are expressed as RNA. This is not express sequence tag. एंड बच्चों ये express sequence tag ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है नीड में। What are EST? ESTs are the genes which expressed as RNA. क्योंकि पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये बोल रहा है कि कुछ जीन्स जो होता है और आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है कहीं कहीं पे, उनको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बोलते हैं हम लोग। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच टू सिंपली, मतलब पहला इन्होंने बोला 2 अप्रोच थे। पहला अप्रोच था उन सारी सीक्वेंसेस को स्टडी कर लो जो आरएनए के जैसे एक्सप्रेस हो करते हैं अपने आप को, और दूसरा अप्रोच ब्लाइंड अप्रोच था टू सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब पूरे डीएनए को, जीनोम मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, पूरे डीएनए को सीक्वेंस में लगाओ और उसमें से कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट को अलग अलग कर दो। कोडिंग और नॉन कोडिंग, कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन बना रहा है, नॉन कोडिंग जो किसी को कोड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना, कोडिंग नॉन कोडिंग। एंड फिर उसको लेटर असाइनिंग डिफरेंट सीक्वेंस इन डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन। फिर उनके कोडिंग और नॉन कोडिंग के अंदर कुछ सीक्वेंसेस को अलग अलग रीजन्स पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उनको विद देयर फंक्शंस असाइन कर दो, उनके ऊपर लेबलिंग कर दो कि इस वाले सीक्वेंस का ये फंक्शन है, इस वाले सीक्वेंस का ये फंक्शन है, और वही सीक्वेंस फिर क्या कहलाएगी, जीन कहलाएगी ना। यस मैम। और उस सीक्वेंस को इन्होंने बोल दिया सीक्वेंस एनोटेशन। कितनी चीजें सीखी, 2 अप्रोच। पहले अप्रोच में वो सारे के सारे सीक्वेंसेस को पढ़ लो, तो सारे जीन जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं उनको पढ़ लो, फिर पूरे डीएनए को अच्छे से सिंप्लीफाई वे में पढ़ो, उसके अंदर कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस अलग अलग कर लो, उसके अंदर कौन सा पार्ट कौन सा रीजन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसको स्टडी कर लो। डन यहाँ तक? यस मैम। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए, पूरा डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड converted into the random fragments of relatively smaller size. Recall DNA is a very long polymer. There is a technical limitation sequence which simply बोल रहा है कि भाई DNA 2.2 मीटर का DNA है। पूरा 2.2 मीटर का DNA तो आपके माइक्रोस्कोप के नीचे भी अगर आप स्टडी करोगे किसी चीज को तो सीक्वेंस छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करके करोगे ना। यस मैम। ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई डीएनए जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर चेन है, तो पूरा का पूरा एक साथ नहीं सीक्वेंस हो सकता। उसको सीक्वेंस करने के लिए हमें डीएनए को सबसे पहले चीज सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब बाहर निकालना, एंड उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, जो बहुत छोटे छोटे साइज के फ्रेगमेंट होंगे। तब हम पूरे डीएनए के अंदर स्पेसिफिक रीजन्स देखेंगे और उसके अंदर सीक्वेंस एनोटेशंस करेंगे। एंड क्लोन्ड इन अ सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ना यहाँ पे, इस लाइन का पूरा डिटेल आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है। अब होस्ट क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, देखो मैंने क्या किया,
इसका सिंपलेस्ट तरीका ये देखो, सपोज करते हैं हमारे पास इंडिया में सिर्फ एक सलमान खान है, तो दूसरा सलमान खान नहीं है। सपोज करो सलमान खान मर जाता है, सलमान खान के मरने के बाद दूसरा सलमान खान कहाँ से आएगा? हमशक्ल नहीं नहीं आएगा। नहीं आ पाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई हमारी इंडिया से सलमान खान ना खत्म हो, तुम क्या करें? सलमान खान की बॉडी से उसके स्टेम सेल्स निकाल, कॉपी बना लो सलमान खान। मैम उसकी कॉपी हाँ, बनाते हैं डिस्टेंस से। वही कॉपिंग बनाना हम बायोटेक्नोलॉजी में सीखते हैं। बस ये होता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, नहीं तो आजकल इंसान बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पता नहीं क्या क्या बना डालते, जैसे कि वो मूवी भी वो भी अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, वो गोरा आंखें उसकी कैसी हो मैम। यस मैम। एग्जैक्टली वो होता है। एंड इवन एक और आपने देखा होगा, कुछ मूवीज ऐसी आती है ना जिसमें बहुत अलग से टाइप का वायरस दिखाते हैं कि भाई ये वायरस किसी इंडिविजुअल को हो जाता है एकदम पागल हो जाता है, उसका Yes, उन मूवीज का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो सारी मूवीज इसी बेस्ड होती हैं। उनका क्या करता है, उन इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से वो डेंजरस बन जाता है, ऐसे म्यूटेंट बना देते हैं। म्यूटेट कर देता है उनको। मैम वो भी तो बताते हैं कि अगर हमारे शरीर से जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट वाला जो जीन होता है वो निकाल दे मायोसिन वाला, तो मतलब जैसे नहीं होते कि उनका जो शरीर मतलब और भी ज्यादा वैसा हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग टाइप का, वो पूरा जीन ही रिप्लेस कर देते हैं। अगर मायोसिन और एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यस मैम, कॉन्ट्रैक्शन तो मतलब कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हो जाती है मसल की। ज़ॉम्बी वाला सुना है मैंने। ज़ॉम्बी का तो मैम ड्रग्स है मैम का भी बहुत। तो ये वही वाला मैम होता है। मतलब उसमें एक को होता है ना तो सबको ही हो जाता है, वो काटने लगता है। तो ये हमारा कोरोना वायरस चला था, कोरोना वायरस के अंदर वायरस कितना जल्दी म्यूटेट कर रहा था, क्योंकि भाई इसके वर्जन के 3-4 आए थे। आरएनए स्टेबल नहीं होता है। आरएनए सपोज करते हैं अगर ये जो कोरोना वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता ना, तो इसके नए नए वेरिएंट्स नहीं आते, इसका म्यूटेशन रेट बहुत कम होता, बहुत कम। यस मैम, सेलिएंट फीचर भी होता। और सपोज करो अगर हमारी बॉडी के अंदर डीएनए ना होके हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता, तो आज ह्यूमंस पता नहीं उनके अंदर वेरिएशन हो के हम कहाँ पहुंच जाते। यस मैम। स्टार्टिंग में चाहिए हमें बहुत वेरिएशन, इसलिए स्टार्टिंग में आरएनए था हमारे पास, फिर धीरे धीरे डीएनए। जो सब वर्ल्ड में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आया था वो आरएनए आया था। आरएनए से डीएनए बना है। यस मैम। आरएनए से डीएनए बना है, लेकिन सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म में अपोजिट है। चैप्टर में वो टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल वही है आरएनए। हाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो सलमान खान वाला एग्जांपल दे रही थी। सलमान खान से सपोज हम चाहते कि भाई कोई सलमान खान बन जाए, तो हम क्या करेंगे, सलमान खान की बॉडी से उसका जीन आइसोलेट कर लेंगे, और उसका जीन आइसोलेट करके सब जो भी कोई न्यू इंडिविजुअल न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर या फिर उस जीन को स्टोर करके रख लेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई उससे सिर्फ एक इंडिविजुअल ना बने, उसमें बहुत सारे सलमान खान प्रोड्यूस करूँ, तो मैं उस जीन को निकाल लूंगी और उस जीन की क्लोनिंग करा दूंगी। क्लोनिंग भी पॉसिबल होती है आज के टाइम में, एक जीन की थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कॉपीज में बना सकती हूँ विद इन अ सेकेंड। तो इसका मतलब मेरे पास मिलियंस ऑफ सलमान खान बन के आ जाएंगे। यस मैम। या डोली शिप वाला एग्जांपल बायोटेक में पढ़ोगे आप लोग। तो ये यही बोल रहा है कि देखो हमने एक इंडिविजुअल की बॉडी से जीन निकाला और उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलेंगे होस्ट। ट्रांसफर करने के लिए, जीन को लेके जाने के लिए कैरियर की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वेक्टर। तो वही लाइन इन्होंने लिखी है कि हम क्लोन्ड इन मतलब जो मैंने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कराए डीएनए को, उनको मैं क्लोन करूंगी, क्लोनिंग डुप्लीकेशन कॉपीज बनवाऊंगी उनकी, और फिर उनको किस में ट्रांसफर कर दूंगी, एक होस्ट की बॉडी में। किसकी हेल्प से? स्पेशलाइज्ड वेक्टर की हेल्प से। इन्होंने वर्ड स्पेशलाइज्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर इंडिविजुअल मतलब हर टाइप ऑफ इंडिविजुअल के लिए अलग वेक्टर यूज करता है।
अगर मेरे को प्लांट की बॉडी के अंदर जीन इंट्रोड्यूस कराना है तो अलग वेक्टर, एनिमल्स में कराना है अलग, बैक्टीरिया में कराना है अलग वेक्टर होगा, इसलिए स्पेशलाइज्ड वेक्टर टर्म लिखा हुआ, कॉमन वेक्टर कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्लोनिंग। अभी जो क्लोनिंग मैंने आपको बताया कि मैं एक जीन का एक छोटी सी डीएनए का जो छोटी सी सीक्वेंस है मैं उसी को जीन बोल रही हूँ, जीन अलग से कुछ नहीं है। जो हमारा जीन है उसको हम रिजल्टिंग इनटू अ एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच जीन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज। मतलब मैं डीएनए को एम्प्लीफाई करा सकती हूँ। एम्प्लीफाई कराने के लिए एक टेक्निक हम यूज करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर सुन के कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ पीसीआर से? आरटीपीसीआर। हाँ Yes, मैम यार कोरोना का टेस्ट। मैम वो डिटेक्शन के लिए होते हैं ना। हाँ आरटी, वो आरटीपीसीआर। ट्रेन में जाने के लिए करते थे मैम पहले। उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता था। क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? मैम आरएनए। आरएनए डीएनए सीक्वेंस रिवर्स निकालते थे। ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए से जब डीएनए बनाते हैं एंजाइम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैम ठीक कौन से है? मैम आरएनए से जो डीएनए बनाते हैं कौन से एंजाइम बताओ? देखो मैं लिखवा, डीएनए से आरएनए बनवाना है, कौन सा एंजाइम यूज किया था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। पॉलीमरेज लिख दो अभी से। यस मैम। अब मेरे पास भाई मेरे को आरएनए से डीएनए बनवाना है। आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए इज द प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस कौन सा कराना है? ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम का नाम बस एज ऐड कर दो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैम रेट्रोवायरसेस में होते हैं ना रिवर्स। हाँ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कौन सी डिसीज को यूज करता है? मैम SCID। एड्स है ना? एड्स भी होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे ना? तो मैम ऊपर वाला आरएनए पॉलीमरेज होगा ना फिर? आरएनए पॉलीमरेज होगा। सही सही मैम जो डीएनए से आरएनए बन रहा है। राइट। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो देखो आरटीपीसीआर में क्या करते थे? आपको सपोज कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। इन्होंने क्या किया, हमारे WHO ने वायरस का जो कोरोना वायरस है जो भी सीक्वेंस है उसका जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस दे दिया कि भाई AAGAC जो भी सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है। ठीक है, फिर आरटीपीसीआर किया, आपका सैंपल लिया, सैंपल के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाला। अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ जल्दी जल्दी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डीएनए में। फिर उसका डीएनए लेबलिंग करा दिया, इस डीएनए को इससे मैच करा दिया। अगर ये मैच हो जाता है तो पॉजिटिव टेस्ट है, मैच नहीं होता तो नेगेटिव टेस्ट है। मैम पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है? पॉजिटिव में डिसीज पाया जाएगा और हाँ नेगेटिव पॉजिटिव में डिसीज पाया जाएगा, नेगेटिव में नहीं पाया जाएगा। यस तो मैम। डीएनए मैच हो जाता है। तो डीएनए मैच करेगा तो पॉजिटिव, मैच नहीं करेगा तो नेगेटिव। यस मैम मैम। जो आपने ऊपर वो कोड लिखा था AAGAC, मैम वो कोविड जिसको होगा उसके लिए? नहीं ये तो मैंने ना रैंडमली लिखा है, रैंडम। मतलब ऐसी मतलब कोड अगर मैच कर गया तो कोविड वाला कोड होगा। हाँ ये कोविड वाला होगा, मतलब कोविड का ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल समझाया मैंने आपको। ओके ठीक है चलो। क्लोनिंग रिजल्ट्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट का हर एक पीस को हम क्लोनिंग करा सकते हैं, एम्प्लीफाई करा सकते हैं।
that it subsequently could be sequenced with these, ताकि हम उसका sequencing easily कर पाए। इसके लिए मैंने commonly used host का यूज किया कि किसकी बॉडी के अंदर मैं ट्रांसफर करूं अपने जेनेटिक मटेरियल को। कुछ होस्ट कौन थे हमारे, बैक्टीरिया और ईस्ट। होस्ट से मैंने वैक्टर्स बनवाए। वैक्टर क्या, BAC बैक एंड यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, यस मैम। आगे देखो, फिर फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स की हेल्प से अपने जो फ्रेगमेंट्स बनाए थे उनको सीक्वेंस में लगवा दिया। किस मेथड पे बेस्ड था ये? दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। Frederick Sanger. Sanger is also credited for developing method of determination of amino acid sequence in protein, कि हमारे पास जो particle कोई भी एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होती है, उसको भी उन्होंने डेवलप कराया था फ्रेडरिक सेंगर ने। और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का प्रिंसिपल भी इन्होंने ही दिया था। दो काम, प्रोटीन का अंदर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का प्रिंसिपल। इन सीक्वेंस में क्या करता है? These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them। मतलब हम लोगों ने जो सीक्वेंसिंग कराया वो सीक्वेंसिंग किस वे में कराया कि कहाँ पे हमारे ओवरलैपिंग हो रही है, कहाँ पे हमारे बेस पेयर्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequence was humanly not possible। मतलब अगर हम चाहते कि भाई इसको ह्यूमंस पर्टिकुलरली सीक्वेंस करें तो पॉसिबल नहीं था। इसके लिए हमने क्या किया, एक सीक्वेंसर मशीन आती है, उसके अंदर सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स डाल दिए और वो डीएनए फ्रेगमेंट्स अपनी अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए वहां पे खुद से। ह्यूमंस नहीं कर सकते थे इसको। Therefore स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप, फिर इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम भी डेवलप किए गए। देन दीज सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेड। एनोटेड का मतलब उसके ऊपर जहां पे भी फंक्शन है या जीन है हमने लेबलिंग कर दिया। एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम को असाइन कर दिया कि इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये है। फिर हमें कुछ सीक्वेंसेस मिली। ऊपर वाला जो डेटा सब बकवास लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006। मेगा प्रोजेक्ट कब फिनिश हुआ था? लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कोई एक साइंटिस्ट ऐसा था जो क्रोमोसोम 1 पे काम कर रहा था, वो 2003 में नहीं फिनिश कर पाया था अपना काम। प्रोजेक्ट फिनिश हो गया था, उसकी रिसर्च चलती रही। वो किसके ऊपर चल रही थी? क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर बहुत बड़ा होता है ना मैम। Yes, this was the last of the 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। ये सबसे 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स में से सबसे लास्ट वन था। 22 24 में से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स एंड दो 6 क्रोमोसोम्स। फिर आता है कि अनदर चैलेंजिंग टास्क वर असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। कि भाई हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल भी देख लिया, फ्रेगमेंट्स भी कर लिए, फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंसिंग भी करा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास चीज ये थी कि भाई उनके अंदर जेनेटिक किस सेगमेंट में क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, क्या उसका फिजिकल मैपिंग है, वो हमें पता करना। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा जब एक बेस पेयर अपने आप को बहुत बार रिपीट करता है, रिपीटेड सीक्वेंस। बहुत बार जब रिपीटिशंस होता है उसको बोलता है रिपीटेड सीक्वेंस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट, इसको भी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। अभी सिर्फ ऐसे याद कर लो, 2 टाइप के एंजाइम्स होता है मेरे पास। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, अगर मैंने सपोज मेरे पास एक डीएनए है, उसके ऊपर मैंने एक्सोन्यूक्लियस डाल दिया तो डीएनए को एंड से कट करेगा। कहाँ से कट करेगा? उसके एंड से। बट अगर मैंने एंडोन्यूक्लियस डाल दिया
तो वो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन से। उस स्पेसिफिक पोजीशन को मैं बोल देती हूँ रेस्ट्रिक्शन साइट। क्यों क्यों बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट? क्योंकि these मैम वो enzymes एक ही जगह पे होगा और दूसरी जगह पे नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके पीछे ना बेटा एक स्टोरी है। रेस्ट्रिक्शन मैम एंडोन्यूक्लियस। बायोटेक में बताओगे? बायोटेक में बताओगे स्टोरी? थोड़ा सा समझ लो बस, फिर बायोटेक में और अच्छे से याद हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना। यस मैम। तो ये मैम। क्या होता है ना, हमारे पास बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ये जो एंडोन्यूक्लियस मिले एंजाइम, ये हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है। बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? मैम बैक्टीरियोफाज और वायरस होता है। बैक्टीरियोफाज आर दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यस। है ना। अब मैंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, उसके साथ बैक्टीरियोफाज को छोड़ दिया, तब भी मेरे बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, सबके अंदर नहीं होता, कुछ के अंदर होता है। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है एंडोन्यूक्लियेज। ये एंडोन्यूक्लियस काम क्या करता है? बैक्टीरियोफाज का एक सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई वो बैक्टीरिया की बॉडी से आके स्टिक होगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो वो क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो वायरस का डीएनए है उसको कट कर देगा, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस से। अब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आया वो कट हो गया, तो इट मींस इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। यस मैम। यस मैम। तो ये हमारा जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी को रेस्ट्रिक्शन या फिर बैक्टीरियोफेज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इन्फेक्शन करने से। कर रहा है ना रेस्ट्रिक्ट? यस मैम। मैम। या फिर ऐसे बोल दो, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस बना रहा है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। रुकावट मैम। यस मैम। इसलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन रखा गया था। आया समझ क्यों नाम रेस्ट्रिक्शन रखा गया? रेस्ट्रिक्शन था। इसी बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शंस करा कर आके देखे वायरस को किस सीक्वेंस से कट कर रहा था, उस बेसिस पे बैक्टीरिया की बॉडी से एंजाइम्स को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हर एक एंडोन्यूक्लियस अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करता है। और अगर हम इसकी बात करें, टोटल मेरे पास अराउंड 300 है या आई गेस 250 है या 270 ऐसी कुछ काउंट है, इतने मेरे पास टोटल रेस्ट्रिक्शन ये एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। बायोटेक में पढ़ोगे आप इसको पूरा। चलो, तो ये एंडोन्यूक्लियस मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट। रिकॉग्नाइजेशन मतलब वो साइट जिसको पहचानेगा, फिर आके उसके ऊपर कट लगाएगा, तो उसको रेस्ट्रिक्शन साइट में बोल दूंगी। And some repetitive DNA sequences known as microsatellite. Microsatellite वो सीक्वेंस जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया कि हमारा डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीटिशंस है, सबसे ज्यादा रिपीटिशंस इसके अंदर प्रेजेंट है। डन यहाँ तक? One of the applications of polymorphism in DNA should be explained in next section of DNA fingerprinting में पढ़ोगे आप माइक्रोसेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। फिर आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, कि हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम का सबसे पहले देखा कैसा प्रोजेक्ट है, कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या क्या मेरे को अचीव होगा, क्या क्या मैंने उसके अंदर मेथोडोलॉजीज लगाया, फिर मेरे को क्या क्या देखने के लिए मिला, ऑब्जर्वेशन क्या थी, रिजल्ट्स क्या था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला रिजल्ट था कि हमने ये पता लगाया कि पूरे ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होता है। कितने होता है? एग्जैक्ट नंबर याद रखना है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है। एवरेज जीन मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हमें आइडेंटिफाई करने थे, 20,000 से 25,000, अगर उसमें से एक एवरेज काउंट ले तो ये पता करता है कि एक एवरेज जीन होता है
वो 3000 बेसिस से मिलके बनता है, लेकिन जीन टू जीन साइज वेरी करेगा। सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसिस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एवरेज मतलब मैक्सिमम जो मैम जीन डिस्ट्रोफिन वो ह्यूमन में पाया जाता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, मसल्स का वीकनेस। एंड टोटल नंबर ऑफ जीन कितने पता लगाए गए? 30,000 is estimated to 30,000, much lower than previous estimate of 80,000 से 1,40,000 जीन। मतलब उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम इतने पता कर लेंगे, स्टार्टिंग में वो सोच के बैठे थे 20 से 25,000, बट इतने होते हैं एग्जैक्टली, जिसमें से एस्टिमेट कितने किए गए? सिर्फ 50,000। ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल के अंदर, ये तो हमको पता है, 99.9% जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। इन्होंने ह्यूमन जीनोम में प्रूफ कर दिया था। और हमारे पूरे जेनेटिक मटेरियल का 50% आज भी अनडिस्कवर्ड है, मतलब उसके हमें कोई फंक्शंस नहीं पता है। हमारे पूरे डीएनए में 2% से भी कम डीएनए ऐसा डीएनए है जो कोडिंग पार्ट है, जो प्रोटीन को कोड करता है। बाकी सब वेस्ट है, मतलब बाकी सबके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, वेस्ट नहीं है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। पूरे ह्यूमन जीनोम के अंदर रिपीटेड सीक्वेंसेस मतलब पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस। रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होता है? बहुत बड़े बड़े डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीटेड होंगे, 100 से 1000 टाइम्स तक। अब इतनी ज्यादा रिपीटेशन है तो अगर हर एक को कोड करा देंगे तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब उनका डायरेक्टली कोई कोडिंग में फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ उनका काम होगा एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाना, क्रोमोसोम का डायनामिक्स और इवोल्यूशन में हेल्प करना। मैम नेट थोड़ा सही बचा है, कभी भी खत्म हो सकता है। बेटा ये तो फिनिश कर ले बस अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फिर साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया 1.4 मिलियन लोकेशन, मतलब पूरे डीएनए के अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी थी जहां पे एसएनपी पाया जा रहा था। एसएनपी का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब देखो मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, आगे ऐसे जी 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 है, ठीक है, इधर सपोज कर लो सी सी है। एक सीक्वेंस ये हो गई, एक सीक्वेंस ये हो गई। अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना रही हूँ मैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री मत सोचना। इसको बोलेंगे हम एसएनपी। इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है ना? यस मैम। दिस इज नॉन एज एसएनपी। कि हमारे पास ऐसी कितनी लोकेशंस थी जहां पे पूरा डीएनए सीक्वेंस सेम था, 1.4 मिलियन। सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस था। 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पे सिंगल बेस पेयर नहीं सिर्फ बेस डिफरेंस था। SNPs इसको SNPs शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, carcinogen. This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease-associated sequencing and tracing human history. ये जो information मेरे को पता चली कि भाई SNP है, और इस information की हेल्प से हम लोग क्रोमोसोम्स की लोकेशन इजीली फाइंड कर पाए। हम लोगों को डिसीज पता चला कि किस सीक्वेंस में अगर ये डिफेक्ट आ सकता है तो ये डिसीज हो सकती है। हम ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस कर पाए इसी की वजह से। डन? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन, व्हाट इज फाइलोजेनी? मैम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में भी जनरली इन्हीं चीजों को चेक किया जाता है। मैम पायरोजेनी बोला ना आपने? फाइलोजेनी मैम आप एक बार लिख देना। उसमें पढ़ा होगा ना फाइलोजेनी। मैम फाइलो तो मैम इवोल्यूशन से रिलेटेड है। प्लांट के अंदर मैम ये तो उसमें था आता है मैम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम।
यस मैम। जो हमारा आर्टिफिशियल था वो सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे था। नेचुरल में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सब मैम किया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। फाइलोजेनी नहीं लिया, फिर लास्ट वाले में फाइलोजेनी लिया। मैम इसमें वो भी तो आ जाता, वो जो आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था, नहीं फर्स्ट चैप्टर में था, लिविंग वर्ड में था, एक तो टैक्सोनॉमी का था उसमें, और एक था सिस्टमैटिक वाले में। सिस्टमैटिक में फाइलोजेनिस में ऐड हो जाता था। एग्जैक्टली सिस्टमैटिक होता है एक, और एक टैक्सोनॉमी होता है। टैक्सोनॉमी। मैम सिस्टमैटिक में फाइलोजेनी ऐड होता है और हाँ टैक्सोनॉमी में नहीं सिस्टमैटिक, होता। टैक्सोनॉमी में नहीं होता है। चलो इतना हो गया। अभी जरा इसके चैलेंजेस देखते हैं कितना, आई गेस काफी बड़ा चैलेंजेस और फिनिश कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कल कर लेंगे, कल चैप्टर फिनिश। ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस फेसेस हुए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ते टाइम, और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली मैं उसको आगे एप्लीकेशंस कैसे कर सकती हूँ। Deriving meaningful knowledge from the DNA sequences will define research through the coming decades, leads to our understanding of biological system। जो मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने इतनी मेहनत कर लिया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, आगे कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा, कोई भी डिसीज आएगी, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस से पता कर लेंगे कि ये कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists। 10,000 साइंटिस्ट ने एक साथ काम किया, वेरी डिसिप्लिन इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड। वो अलग अलग जगह से, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर से साइंटिस्ट ने मिलकर तब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ हैविंग द एचजी सीक्वेंसेस में वेल बी स्टेब्लिशिंग अ ग्रेजुअली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च। हमें ज्यादा हम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पूरा डीएनए का सीक्वेंस आ चुका है। इन द पास्ट रिसर्चर शुड वन और अ फ्यू जीन्स एट ए टाइम, क्योंकि पास्ट के टाइम पे हमारे पास सिर्फ कुछ ही जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता थी। विद होल जीनोम सीक्वेंसेस एक नया थ्रू आउट टेक्नोलॉजीज हम बना सकते हैं, नई नई सिस्टमैटिक्स बना सकते हैं, एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल they can study all the genes in a genome। हम सारे के सारे जीन्स की स्टडी कर सकते हैं जिनोम में। ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू, जैसे कि ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर, हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर इन द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। मतलब सिंपली वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को नई नई डिसीज के बारे में पता चलेगा, नई नई और रिसर्च इससे थ्रू हो सकती है। कोई नया डिसऑर्डर आएगा, कैसे उसको ट्रीट करना है, सारी चीजें हम लोगों को ये सब एप्लीकेशंस में आता है आपका। डन? यस मैम। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? नो मैम। मैम बोलो। जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ रहे जैसे कि डिसऑर्डर का पता चलेगा, ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें, तो पहले ये चैप्टर देना चाहिए था फिर बाद में देना चाहिए था ना मैम। जेनेटिक उसमें हम लोगों ने डिसऑर्डर्स के